गुड मॉर्निंग क्लास 8। शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। आज हम शुरू करेंगे सिविक्स के चैप्टर 3, द सेंट्रल गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट एंड द नीड फॉर इट। नाउ स्टेपिंग इन में शुरू करेंगे। रीड द पीस बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो स्टेपिंग इन में कुछ है पैराग्राफ, उसको रीड आउट करते हैं, फिर उसके साथ में कुछ क्वेश्चन है, उसके आंसर्स उसी पैराग्राफ में मिलेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्टेपिंग इन से। डिबेट्स बिटवीन जवाहरलाल नेहरू एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑन द रियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो रही थी तो उस समय बहुत कुछ डिस्कशंस हुआ था, डिबेट्स हुए थे। तो उनमें से एक डिबेट्स हैं जो किन के बीच में डिबेट्स हुई थी, जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्रेसिडेंट जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके बीच में ये जो डिबेट्स हुई थी। और डिबेट्स का टॉपिक क्या था, द रियल पावर, ऑन द रियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट का रियल पावर क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इस बेस पे। नाउ व्हेन वी स्टडी अबाउट द पावर ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट वी कंक्लूड दैट हिज पोजीशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो अब हम लोग जब रीड आउट करते हैं, पावर्स को देखते हैं इंडियन प्रेसिडेंट्स के, तो पावर्स जो है बहुत सारे पावर्स दिए गए हैं। तो जब हम पावर्स को देखते हैं तो वी कैन कंक्लूड, कि हमें कंक्लूड में क्या आता है समझ में, कि इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो इक्वल है किसके, अमेरिकन प्रेसिडेंट से। लेकिन रियल में ऐसा नहीं है, बट दिस इज नॉट सो। ड्यूरिंग टॉक्स दैट टुक प्लेस व्हाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या बताया गया कि जो उनकी बातचीत हुई, विच टुक प्लेस वाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रहे थे, बना रहे थे, उसके बीच में जो बहस हुई उनके अकॉर्डिंग इट वॉज एक्सेप्टेड दैट द प्रेसिडेंट वॉज मेरली अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट्स। तो उसमें ये एक्सेप्ट किया गया कि प्रेसिडेंट को हम लोग ज़्यादा पावरफुल नहीं बनाएंगे, ही विल बी रिमेन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट का हेड, एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहेंगे। Power will not be controlled by the president. He will just be a head of the state. बस एक हेड के जैसे रहेंगे और जो भी पावर होगा वो पावर किसके पास जाएगा, वो जाएगा पार्लियामेंट के पास जाएगा। तो इसी तरह से उन्होंने इस तरह से डिस्कशन किया। He would act on the aid and advice of the councils of ministers. तो कहा गया कि प्रेसिडेंट जो है वो किसके बेस पे, किसकी एड एंड एडवाइस पे काम करेंगे, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, इनकी एडवाइस में काम करेंगे, ये कहा गया। द इंडियन सिस्टम वॉज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द अमेरिकन सिस्टम। तब इससे ये पता चलता है कि हमारा जो सिस्टम है इंडियन सिस्टम, वो टोटली हमारा फंडामेंटल सिस्टम है और वो अमेरिकन सिस्टम से टोटली अलग है। वेयर इन द प्रेसिडेंट ऑक्युपाइड द सेम पोजिशन एज द किंग अंडर द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशंस। अब वहीं पर ही देखेंगे कि अगर हम ब्रिटेन में जाते हैं, वेयर द प्रेसिडेंट ऑक्युपाई द सेम पोजीशन एज द किंग, जिस तरह से अंडर द ब्रिटिश और इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशंस में, ही इज द सिंबल ऑफ द नेशंस। वो क्या है, जैसे किंग के पास पावर होता है उस तरह से प्रेसिडेंट के पास वहाँ पे रखा गया है, किंग को रखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन हेड बना के रखा गया है, कहाँ पे, ब्रिटेन में। एंड ही इज द सिंबल ऑफ नेशंस, मीन्स देश के लिए एक सिंबल है कि हमारा जो किंग है वो कौन है, और उसके बेस पे वो काम करते हैं। एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड वो सिंबल्स हैं। ना जवाहरलाल नेहरू हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी स्टेटेड दैट पावर रियली रिसाइड्स इन द मिनिस्ट्री एंड इन द लेजिस्लेचर एंड नॉट द प्रेसिडेंट। तो इसी तरह से यहाँ पे ये हमने डिस्कस किया कि प्रेसिडेंट जो है इंडिया का प्रेसिडेंट और अमेरिकन के प्रेसिडेंट से, दोनों का पावर एकदम अलग है, डिफरेंट है। हम फंडामेंटली टोटली डिफरेंट है। ना तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि इंडियन प्रेसिडेंट्स इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अमेरिकन प्रेसिडेंट्स। हमारा टोटली सिस्टम अलग है। साथ साथ हम जो है इंडियन सिस्टम क्या फंडामेंटली है और अमेरिकन सिस्टम से टोटली अलग है। वहीं पे यूके में भी मीन्स ब्रिटेन में भी
जो पोजीशन है प्रेसिडेंट का, जस्ट लाइक अ किंग। वहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं बल्कि वहाँ पे किंग होते हैं। किंग जस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना के रखा गया। एंड ही विल बी द सिंबल ऑफ द नेशन, और वो देश के लिए सिंबल है। हु वाज द हेड, तो वहाँ पे किंग एज द हेड। तो ये चीज़ों को रखते हुए फिर जवाहरलाल नेहरू ने, जो चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कमिटीज़ के, चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के, स्टेटेड दैट पावर रियली रिसाइड्स, पावर किसके पास होना चाहिए था, मिनिस्ट्री के पास होना चाहिए, और लेजिस्लेचर मतलब मिनिस्ट्री एंड पार्लियामेंट के भी ना। उसी तरह से उन्होंने जिस तरह से बताया कि पावर जो है किसके हाथ में होना चाहिए और किसके हाथ में नहीं होना चाहिए, तो उसी तरह से उन्होंने कहा कि पावर जो है मिनिस्ट्री के अंदर होना चाहिए था, और मिनिस्ट्री के साथ साथ पार्लियामेंट। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री एंड लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट होता है, एंड नॉट द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास रियल पावर नहीं होना चाहिए। वी डिड नॉट गिव हिम एनी रियल पावर, उनके पास कोई रियल पावर नहीं है, बट हैव मेड हिज पोजीशन, लेकिन उनकी पोजीशन जो बनाया गया है इज़ वन ऑफ द ग्रेट अथॉरिटी एंड डिग्निटी, लेकिन उसकी जो पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है और ग्रेट रिस्पेक्ट दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टेटेड, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे हमारे, वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट भी थे। तो उन्होंने क्या कहा कि इट इज़ होप, कि हम उम्मीद करते हैं जो कन्वेंशन हमने जो बनाया है, जिस तरह से किंग इंग्लैंड के अंदर जो है ये हमेशा एडवाइस, किसकी एडवाइस के साथ काम करता है, मिनिस्ट्रीज़ के, एंड उसके साथ साथ वैसा ही हमारे देश के अंदर भी हो, वुड बी स्टैब्लिश इन दिस कंट्री ऑल्सो। तो उसी तरह से उन्होंने कहा कि वैसा ही हमारे देश में भी हो कि जो मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर जो है, प्रेसिडेंट जो है हमारा, वो मिनिस्टर्स की कंसल्ट और उनकी एडवाइस से ही मिलके काम करें। और इसी तरह से प्रेसिडेंट जो हो जाएंगे, द प्रेसिडेंट वुड बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट इन ऑल मैटर्स। उसी तरह से प्रेसिडेंट फिर क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट इन ऑल मैटर्स, मतलब अब हर चीज़ों में किसकी साइन होगी, लास्ट प्रेसिडेंट की होगी। सो हावेवर ऑन 28 नवंबर 1960s में, 1960s के अंदर एट द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, डॉक्टर प्रसाद, दैट इज़ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के, तो उन्होंने क्या किया, मेड हिज शार्प कॉन्ट्रास्ट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, उस तरह से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शार्पली ऑब्जर्व करके जो है उस फॉलो को, रेस्ट्रिक्शंस को पूरा फॉलो किया है। एंड देयर इज़ नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच इन so many words lays down that the president shall be bound to act in accordance with the advice of his councils of ministers। साथ साथ इन्होंने क्या बताया कि there is no provision in the constitution, में कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं लिखा गया है which in so many words lays that president shall be bound, कि president को बाउंड ही है एकदम, उसे ऐसा काम करना ही पड़ेगा, मिनिस्ट्री की बात माननी ही पड़ेगी, to act in advance in accordance with the advice of his councils of ministers, means he can give his suggestions also, उनको सही लगेगा या गलत लगेगा तो वो अपना सजेशन भी मिनिस्टर्स को पुट कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये जो था डिबेट्स, और डिबेट्स के बाद इन्होंने एक कंसेप्ट को रखा कि हमारे देश में जो प्रेसिडेंट होंगे दैट विल बी जस्ट अ नॉमिनल हेड, ही विल बी द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, तो इसी तरह से इनकी डिबेट्स जो थी इस बेस पे था। अब आता है उसी जो स्टेटमेंट हमने डिस्कस किया था, उस स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग दिस स्टेटमेंट इट इज़ बिलीव्ड was made because he was unhappy with the functioning of the government. He felt that the constitutional provisions needed to be explained. This created a flutters with people taking sides. Dr. Prasad continued to function like a constitutional head. A Supreme Court judgment pronounced the president to be merely a formal head.
all controversy came to an end in 1976 when the 42nd Amendment Act led 42nd Amendment Act चेंजेस किया गया. फिर वापस 1978 में किया गया 44 अमेंडमेंट्स. दे मेड द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल्स एज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे क्वेश्चंस पुट किया गया कि जिस तरह से प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया, लास्ट में हमने पढ़ा कि उसमें लिखा गया था कि प्रेसिडेंट को वो बाउंड है कि उसको किसकी बात माननी पड़ेगी, एडवाइस किसकी माननी पड़ेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की उन्हीं के अंडर में काम करना पड़ेगा, उनकी एडवाइस लेनी पड़ेगी. तो इसी तरह से उनको ये चीज़ें जो थी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज, कुछ लोगों को पसंद थी, कुछ लोगों को पसंद नहीं थी. सो दिस स्टेटमेंट इट इज़ बिलीव वॉज मेड, क्योंकि इस स्टेटमेंट से बहुत लोग अनहैप्पी हो गए फंक्शनिंग करना, सही से काम करना गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि साथ उन्होंने कहा कि इसे टोटली एक्सप्लेन नहीं किया गया. प्रोविजन नीड टू बी एक्सप्लेन, इसको सही से एक्सप्लेन करना है कि लोगों को समझ में आए कि इसका मकसद क्या, मतलब क्या है. फिर देखा गया लोगों ने इसकी जो है अलग अलग साइड्स देने लगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स होती है इस तरह से. और प्रसाद जो थे, डॉक्टर प्रसाद, उन्होंने एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड काम करना भी शुरू कर दिया था. फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब प्रोनाउंस भी कर दिया कि प्रेसिडेंट जो होगा एज अ नॉमिनल मेयरली अ फॉर्मल हेड रहेगा, सिर्फ बाकी जो पावर है वो किसके पास रहेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास रहेगा, वो लोग प्राइम मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास रहेगा. लेकिन ये चीज़ों के अंदर सुधार आया, कंट्रोवर्सीज केम टू एन एंड. इसके बीच में जो बहस चलती थी, कंट्रोवर्सी थी, वो कब कम हुआ, 1976 में. एक्ट में कुछ चेंजेस किया 42 एक्ट्स के अंदर. फिर वापस 44 अमेंडमेंट एक्ट्स में 1978 में चेंजेस किया. तो इसी तरह से दे मेड द एडवाइस गिवन इन द काउंसिल्स एज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, कि जो है प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया जो है पहले लिखा गया कि वो मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, कि प्रेसिडेंट ज़रूरी नहीं कि उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात माने. वो हमने अभी डिस्कस किया. तो उसमें अब चेंजेस क्या किया, दे मेड द एडवाइस गिवन इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहेंगे, जो भी काउंसिल्स कहेगा प्रेसिडेंट को, वो प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रेसिडेंट अकेला है. लेकिन काउंसिल्स जो होते हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बहुत सोचते समझते, डिस्कशन करने के बाद फैसला करते हैं, तो वो उनका फैसला कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट होता है. तो इसके लिए प्रेसिडेंट को मानना है. तो इसी तरह से इसकी जो कंट्रोवर्सी थी कि मानेंगे प्रेसिडेंट की, नहीं मानेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात, तो ये अमेंडमेंट 1978 के बाद ये क्लियर कर दिया गया कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात माननी ही पड़ेगी. नाउ व्हाट वाज एक्सेप्टेड व्हाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस, ये क्वेश्चंस जो अभी हमने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग है. ठीक है, तो उसको छोड़ो, अब मतलब आप खुद अपने आप ही कर सकते हैं यहाँ पे जो भी हमने पहला पढ़ा. नाउ हाउ इज़ द इंडियन सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द अमेरिकन सिस्टम, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है फंडामेंटली अलग है उनसे. वेयर डज पावर रियली रिसाइड्स, पावर रियली रिसाइड एट द हैंड ऑफ मिनिस्ट्री एंड द लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट के अंदर. वॉट स्टेटमेंट ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्रिएट फ्लटर्स, कि वो था कि वो प्रेसिडेंट जो है उनकी एडवाइस मानेंगे या नहीं मानेंगे. इस तरह से लोगों के अंदर फ्लटर्स, मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से काम करेंगे. तो उनके अंदर जो चीज़ें थी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लोगों के अंदर जो व्यूज़ आने लगी थी उसको. अब हम शुरुआत करते हैं, चैप्टर्स में जाते हैं. तो ये तो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था, मान ले. अब हम चैप्टर्स में एंटर करेंगे. नाउ व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर सेट डाउन टू फ्रेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए बैठे, दे हैड 2 मॉडल्स, उनके पास 2 मॉडल्स थी उसको चूज करने के लिए. बोथ दीज मॉडल्स वे आर डेमोक्रेटिक इन नेचर, दोनों ही डेमोक्रेटिक नेचर के थे. द चॉइस वॉज बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि अब वो कौन से लेंगे, पार्लियामेंट्री लेंगे या प्रेसिडेंशियल लेंगे. दोनों ही लेकिन डेमोक्रेटिक थी. पार्लियामेंट्री जो है, प्रेसिडेंशियल सबसे पहले जाता है, प्रेसिडेंशियल जो है वो अमेरिकन स्टाइल है, अमेरिकन सिस्टम है.
वो भी डेमोक्रेटिक है, वहाँ पे लोग वोट देते हैं, वोटिंग के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को चूज़ करते हैं। और पार्लियामेंट क्या है कि जहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर जो है सिर्फ नॉमिनल हेड है, पावर किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है। ठीक है, तो इसी तरह से उनके पास दो ऑप्शन थी, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। द पार्लियामेंट्री फॉर्म हैड सर्टन डिस्टिंक्टिव फीचर्स। उन पार्लियामेंट्री के पास कुछ अलग सी यूनिक फीचर्स थी जो आज भी है। इन दिस सिस्टम अ क्लियर डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है कि जो हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर। इनके बीच में जो डिफरेंसेस है वो पूरा का पूरा पता चल जाता है। द हेड ऑफ द स्टेट इज आइदर अ मोनार्च और एन इलेक्टेड रिपब्लिक हेड। तो यहाँ पे आइदर मोनार्च, जैसे इंग्लैंड में था, इंग्लैंड में किंग को रखा गया, और इंडिया के अंदर हम देखेंगे तो हम लोगों ने अपने प्रेसिडेंट को डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, तो वो इलेक्टेड हो जाते हैं। तो इसीलिए द हेड ऑफ स्टेट से आइदर मोनार्च होता है या फिर इलेक्टेड होता है। द हेड ऑफ स्टेट इज द नॉमिनल हेड, सो द हेड ऑफ स्टेट इज द नॉमिनल हेड एंड हैज़ द पावर ओनली इन नेम। तो जो हमारा प्रेसिडेंट है उसके वो नॉमिनल हेड ही है, और उसके पास जो पावर्स है वो भी सिर्फ नाम के लिए है। दिस इज बिकॉज द हेड ऑफ स्टेट परफॉर्म्स सेरेमोनियल फंक्शन, क्योंकि इसकी जो काम होती है वो सेरेमनी, बहुत कुछ हर चीज़ों में प्रेसिडेंट की जो प्रेजेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसीलिए इस सेरेमोनियल फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। एंड टू ऑन द एडवाइस ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और वो भी किसके एडवाइस में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेड ऑफ गवर्नमेंट के एडवाइस के अकॉर्डिंग। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, जैसे हमने डिस्कस किया कि प्राइम मिनिस्टर एंड इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, एंड एक्सरसाइज पावर दैट आर रियल। और इनके पास जो पावर है वो रियल पावर है, वो पावर कंट्रोल करते हैं। सो द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू मेंटेन अ मेजोरिटी। प्राइम मिनिस्टर्स को अपनी मेजोरिटी मेंटेन करनी पड़ती है लोकसभा के अंदर, आइदर साइनिंग इन कॉम्बिनेशन विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज, अकेले या फिर दूसरे सिंगल पार्टी या फिर 2-3 पार्टी मिलके पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलिएशंस गवर्नमेंट, जहाँ पे 2 से 1 से अधिक पार्टी ज्वाइन करके बनाते हैं, उसे कहा जाता है। तो इसी तरह से वो आइदर वो सिंगल पार्टी या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज। द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो काम करते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। पार्लियामेंट में जो भी कुछ होगा, अगर कुछ खराब होगा तो जवाब कौन देगा, प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑल्सो थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। अगर गवर्नमेंट सही काम नहीं करती है तो गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को, प्राइम मिनिस्टर्स को जवाब देना पड़ता है जनता को। वो किस में देना पड़ता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म में देना पड़ता है। हाउएवर दिस इज़ नॉट इन द केस ऑफ प्रेसिडेंशियल, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं होता है कि प्रेसिडेंट को जनता को जवाब देना पड़े। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स सॉ दिस एज अ मेरिट ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस पॉइंट को एज अ प्लस पॉइंट माना, और इसीलिए हमारे लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही चुना। क्योंकि अगर फ्यूचर में, भविष्य में अगर कोई भी मिनिस्टर जो है करप्ट हो जाए और वो गलत काम करे तो उसको पता है कि हमें जवाब तो देना नहीं पड़ेगा जनता को, तो इसीलिए उन्होंने ये सोच समझ के पार्लियामेंट्री सिस्टम चूज़ किया कि कहीं ना कहीं अगर कुछ नेगेटिव अगर लोग आ जाते हैं तो जनता को जवाब देने के लिए और जनता से जवाब मांग सकती है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास ऐसा ही गवर्नमेंट होना चाहिए। तो उन्होंने इसीलिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को चूज़ किया। Although a presidential form of government would provide a strong and sound governance, it could also lead to authoritarian rules. लेकिन प्रेसिडेंशियल भी कहा जाता है कि ये भी एक अच्छा गवर्नमेंट है, वो भी स्ट्रांग होता है और गवर्नमेंट अच्छे से करता है, और कंट्रोल जो है, अथॉरिटी जो होती है उसके अंदर वो बहुत अच्छे से रूल करती है। दिस इज बिकॉज द प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट को लोग डायरेक्टली चूज करते हैं,
तो इसीलिए प्रेसिडेंट के पास पावर होता है, वो अच्छे से कंडक्ट करते हैं, रूल्स करते हैं, अथॉरिटी उनके पास बहुत ज़्यादा होती है. सो इन नो वे डज ही डिपेंड ऑन द लेजिस्लेचर फॉर सपोर्ट. तो कोई भी तरीके से कहीं पर भी वो प्रेसिडेंट जो है वो लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट पे निर्भर नहीं होते हैं. ठीक है. Now, the framer of the constitution felt that people must have a government that is responsible to them. तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फेमस थे उन्हें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा कि जनता जो है उसके पास ऐसा गवर्नमेंट हो जो उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी रहे. तो इट शुड बी सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट स्क्रूनिटी ऑफ द पीपल सो दैट it could be put out of power anytime it fails to perform in the general interest of citizens. तो इसीलिए उन्होंने ऐसा कि अगर उनकी गवर्नमेंट जो है सही से काम नहीं कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, तो उनके पास पावर होना चाहिए कि वो कभी भी उस गवर्नमेंट को उसके पावर से हटा सके. इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही चूज़ किया. Besides Indians, we are familiar with the parliamentary government having been subjected to British rule. क्योंकि इन्होंने parliamentary form of government mostly has been taken from the idea from the British कि वहाँ पर भी same parliamentary form of governments है. इसके लिए हम लोगों ने उनकी जैसे ही subjects को choose किया. Moreover, it was felt that parliamentary system of democracy would ensure adequate representations of all the communities in the governments of the country. साथ साथ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या करती है, डेमोक्रेसी में देखा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव हर कम्युनिटी से होती है, हर कम्युनिटी से कोई ना कोई होता है. तो जिसके लिए यहाँ पे कि कोई भी कम्युनिटीज़ जो है छूट जाए अलग से, ऐसा नहीं होता है. सभी लोग जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, सभी ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं, सभी पार्ट्स करते हैं पार्लियामेंट्स के अंदर. तो इसी तरह से एवरी सेक्शंस कैन बी हर्ड, हर सेक्शन की बात सुनी जाएगी, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व की जाएगी. इसीलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ही चुना था. ठीक है. तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे व्हाट इज़ द पार्लियामेंट. ठीक है. थैंक यू.